नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर नंबर 1 है। ये सेकंड बुक जो स्वतंत्र भारत में राजनीति वाली जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 है। और इस चैप्टर का ये वन शॉट वीडियो रहेगा, रिवीजन वीडियो है, आप सभी को मालूम है, लेकिन हम पूरे डिटेल में चैप्टर को समझने वाले हैं। बहुत ही आसान और सरल भाषा में मैं आपको पूरे चैप्टर को समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए, इसके अलावा आप अगर इस चैप्टर की वीडियो को आप देखेंगे तो लगभग 2 पार्ट्स में मैंने एनिमेशन के थ्रू पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन कर रखा है। तो आप एनिमेटेड वीडियो को भी देख सकते हैं, इसमें भी आसान और सरल भाषा में चैप्टर को समझाया गया है। ठीक है, इसके अलावा आप अगर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं, तो इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर की भी अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जब हम स्वतंत्र भारत में राजनीति की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हम ना विभाजन से शुरू करेंगे। जो भारत का विभाजन हुआ, विभाजन के बाद जो भी समस्याएं आई, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप भारत के विभाजन को समझे। जैसे कि आपको पता है कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को हुआ था, है ना। और पाकिस्तान बनाया गया था। भारत का विभाजन पाकिस्तान के रूप में हुआ था, है ना। तो पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ वो 2 भागों में किया गया था। इधर आप पंजाब, सिंध नदी के आसपास का जो एरिया था, इधर बलूचिस्तान का जो एरिया था, उसको अलग करके पश्चिमी पाकिस्तान का गठन किया गया था, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। और दूसरी जो मुस्लिम आबादी थी वो बंगाल में काफ़ी ज़्यादा थी, पूर्वी बंगाल में। तो बंगाल का जो पूर्वी हिस्सा था उसको हटा के, उसको काट के, उसको अलग करके पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था, है ना। ये 2 तरीके से पाकिस्तान, 2 भागों में पाकिस्तान का निर्माण किया गया था, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। इस बात को आप लोग जानते हैं। देखिए, ये जो चैप्टर है पूरी तरीके से भारत की आज़ादी के बाद भारत को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा था, है ना, खास करके विभाजन के दौरान जो समस्याएं उत्पन्न हुई थी, मारकाट, जो हिंसाएं हो रही थी, महिलाओं के साथ जो अन्याय हो रहा था, उसी का वर्णन ये चैप्टर करता है। चैप्टर बहुत ही मज़ेदार है। आप लोग बस ध्यान से वीडियो को देखो, चीज़ों को समझो। ठीक है, हो सके अगर आपके पास टाइम है तो आप नोट डाउन भी करते हुए चले। ठीक है, आप एक एक करके हर एक चीज़ को आसानी से समझ पाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपनी पीडीएफ में चलेंगे। और पीडीएफ में चलने के साथ ही हम सभी टॉपिक को, जो भी हमारे एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स दे रखी हैं, उसको एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी पीडीएफ में। सो प्यारे बच्चों, हम लोग आ चुके हैं अपनी पीडीएफ में। और यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे एनसीईआरटी में आप पहला टॉपिक देखेंगे। पहला टॉपिक दे रखा है नए राष्ट्र की चुनौती। ठीक है, इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले बता रखा है कि 1945 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि की अगर हम बात करें तो भारत का विभाजन हुआ। 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। और जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, जब आज़ाद हो गए हम, तो 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को ही उन्होंने क्या किया, संविधान सभा के विशेष सत्र को संबोधित किया। ठीक है, और विशेष सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था, है ना। उस भाषण को हम क्या बोलते हैं, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। मतलब हमने आज़ादी के लिए इतने लंबे समय से जो संघर्ष किया था, आखिरकार उससे हमारी मुलाकात हो ही गई थी, है ना। तो उसको लेकर उन्होंने एक बहुत ही प्रसिद्ध भाषण दिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ठीक है, ये नाम आप याद रखिए। कहाँ पे भाषण दिया था, तो संविधान सभा के विशेष सत्र को, एक सत्र को संबोधित करते हुए। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। कई बच्चे बोलते हैं लाल किला में दिया या फिर कहाँ दिया, मतलब कंफ्यूज रहते हैं। आप सीधा आप याद रखो भाई, संविधान सभा के एक सत्र को संबोधित करते हुए इन्होंने ये बात, मतलब ये भाषण उन्होंने दिया था। ठीक है, देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ ही 2 बातों पर हमारे नेता लोग सहमत थे। 2 बातों पर आम सहमति बन गई, मतलब सभी लीडर्स 2 बात को लेकर सहमत थे। सबसे पहली बात क्या थी कि भाई जो सरकार है वो लोकतांत्रिक तरीके से शासन को चलाएगी, है ना, यानी कि हम लोकतंत्र को अपनाएंगे। दूसरी सहमति क्या थी कि भाई सरकार जो है ना सभी के भलाई के लिए काम करेगी। ठीक है, तो ये 2 बातों पे सभी की सहमति थी। सभी लीडर्स जो हमारे देश के थे, वो किसी भी पार्टी के हो, सभी इन 2 बातों पे सहमत थे। आगे देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ, आज़ादी के साथ ही हमें 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसको हम राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां भी बोलते हैं। या फिर जब भारत आज़ाद हुआ तो उसको कौन सी 3 चुनौतियों का सामना करना पड़ा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और पूरे 6 मार्क्स को कैरी करता है ये टॉपिक आपका। ठीक है, 4 मार्क्स में भी आ जाता है कई बार ये क्वेश्चन, तो बहुत ही ध्यान से आपको इसको समझना है। देखिए, तो भारत जब आज़ाद हुआ उसके सामने जो पहली चुनौती थी वो थी राष्ट्र निर्माण की चुनौती, या इसको हम बोलते हैं एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती। अब आपको पता है कि भारत एक बहुत ही विशालकाय देश था, है ना।
यहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे। अब उनको एक सूत्र में बांधना, उनको एक करना एक गंभीर समस्या थी। और इस चैप्टर में हम इन्हीं समस्याओं के ऊपर बात करने वाले हैं, आपको मालूम है, ठीक है। तो ये पहली समस्या थी, एकता के सूत्र में बांधने की। दूसरी जो समस्या थी वो है लोकतंत्र कायम करने की, है ना। अब लोकतंत्र कायम करने के लिए चुनाव करवाने होंगे, ठीक है। मतदाता की विशेष जो पद्धति है उसको अपनाना होगा, मतदान की विशेष पद्धति को अपनाना होगा, मतदाता सूची तैयार करना होगा, चुनाव आयोग का गठन करना होगा, है ना। ये सब एक गंभीर समस्या थी, क्योंकि भाई लोकतंत्र ऐसा माना जा रहा था कि लोकतंत्र विकसित देशों में ही चल सकती है, अमीर देशों में ही चल सकती है, भारत जैसे गरीब देशों में नहीं, भारत जैसे विकासशील देशों में नहीं, है ना। तो लोकतंत्र कायम करने की भी एक बहुत गंभीर समस्या थी। तीसरी चुनौती थी समानता पर आधारित विकास करना, है ना। विकास ऐसा हो जिससे कि समूचे समाज का भला हो सके, ना कि सिर्फ कुछ तबके का, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, समानता पर आधारित विकास हो। इसमें जो सरकार है वो धार्मिक सांस्कृतिक जो अल्पसंख्यक समुदाय है उसको विशेष सुरक्षा प्रदान करे, गरीबों के विकास के लिए काम करे, गरीबों के लिए कारगर नीतियाँ तैयार करे, जिससे कि सभी का भलाई हो सके। इसको हम बोलते हैं समानता पर आधारित विकास। तो जब भारत आज़ाद हुआ, 3 चुनौतियाँ थी। सबसे पहली चुनौती क्या थी, एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती, है ना। दूसरी चुनौती क्या थी, लोकतंत्र कायम करने की। और तीसरी चुनौती क्या थी, तीसरी चुनौती थी समानता पर आधारित विकास करने की। इसको आप याद रखें। आगे हम बात करते हैं विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। ये हमारा टॉपिक है। जैसे आपको पता है कि 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि को भारत का विभाजन हुआ, है ना। पाकिस्तान नामक देश का निर्माण किया गया। अब इसमें सबसे ज़्यादा योगदान था, पाकिस्तान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान था मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही थी। मतलब मुस्लिम लीग का कहना यह था, द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत मुस्लिम लीग का कहना यह था कि भारत जो है वो एक कौम का देश नहीं बल्कि 2 कौम का, हिंदू और मुस्लिम नामक 2 कौमों का देश है ना। इसीलिए इन दोनों कौमों के लिए अलग अलग देश होना चाहिए। इसलिए मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान नामक नए देश की मांग की। और कांग्रेस तो भाई शुरू से ही द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थी, और पाकिस्तान का जो मांग ये मुस्लिम लीग कर रही थी इसके खिलाफ थी कांग्रेस पार्टी, ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि मुस्लिम लीग ने कई जगह पे हिंसाएं, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस का आयोजन किया, हिंसाएं, मारकाट होने लगी थी, तो इस वजह से कांग्रेस पार्टी ने भी विभाजन को मंजूरी दे दी थी, है ना। अब विभाजन की प्रक्रिया को यहाँ पे हम समझते हैं, ठीक है। सो प्यारे बच्चों, विभाजन की प्रक्रिया को समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे जिसको हम ब्रिटिश इंडिया या फिर इंडिया हम कहते थे, अब ये फैसला किया गया कि इसका विभाजन जो है वो भारत और पाकिस्तान नामक 2 देशों के बीच में 2 देशों के नाम से किया जाएगा, ठीक है। और विभाजन का आधार किसको बनाया गया था, धार्मिक बहुसंख्यक, यानी कि जिस एरिया में मुस्लिम ज़्यादा होंगे वो पाकिस्तान होगा और बाकी पूरा हिस्सा क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा। ये आधार बनाया गया था। लेकिन इसमें समस्या बहुत थी। अब विभाजन की प्रक्रिया में जो समस्या थी उसकी हम बात कर लेते हैं। विभाजन में जो समस्या आने वाली थी उसकी हम बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका 4 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आप समझिए, ठीक है। तो विभाजन की प्रक्रिया में पहली समस्या क्या थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई भी इलाका ऐसा नहीं था जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो, ठीक है। बस 2 ऐसे इलाके थे जहाँ पे उनकी आबादी ज़्यादा थी, बहुसंख्यक नहीं थे लेकिन बस आबादी थोड़ी उनकी ज़्यादा थी। एक एरिया जो था वो पश्चिम में था, दूसरा पूरब में था। आपको पता ही है, जैसे कि मैंने ऊपर आपको इंडिया का मैप दिखाया था, मैंने आपको समझाया भी था, है ना। जैसे कि इधर आपका पंजाब वाला प्रांत है, पंजाब वाले प्रांत में इधर बलूचिस्तान का जो एरिया है, इधर आप अगर इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पे आपका बंगाल का एरिया है, बंगाल की तरफ, है ना। तो एक एरिया तो भाई पूरा पश्चिम में था जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, और दूसरा पूरब में था। और ये दोनों इलाके जो थे वो बहुत ही दूर थे। कोई ऐसा यंत्र तो था नहीं कि उनको हम एक साथ मिला दे उठा के और पाकिस्तान एक करके बना दे। तो फैसला हुआ कि पाकिस्तान जो होगा वो 2 भागों में बनेगा, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान, ठीक है। तो ये पहली समस्या आप इसको समझिए कि कोई ऐसा एरिया था नहीं जहाँ पे मुसलमान बहुसंख्यक हो, बल्कि 2 ऐसे एरिया थे जहाँ पे उनकी संख्या ज़्यादा थी। दूसरी समस्या क्या थी भाई विभाजन की प्रक्रिया को लेके, विभाजन को लेके, तो बहुत सारे जो मुस्लिम बहुल इलाके थे, जो प्रांत थे, वो पाकिस्तान में जाने को राजी नहीं थे। जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पश्चिम सीमांत प्रांत के एक नेता थे, निर्विवादित नेता थे वो, और काफ़ी फेमस थे, गांधीवादी नेता थे। इनको हम सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं।
इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का भाई खुल के विरोध भी किया था, ठीक है। वो पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। तो बहुत सारे मुस्लिम प्रांत जो है वो पाकिस्तान में शामिल होने के खिलाफ थे। अब देखो तीसरी समस्या क्या थी। तीसरी समस्या, अब खुद जैसे कि पाकिस्तान का जो निर्माण हुआ था, आपको पता है पंजाब है और नीचे बंगाल है, मेन एरिया इसी के आधार पर विभाजन किया गया था, पंजाब और बंगाल, ठीक है। अब देखो ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल प्रांत पंजाब और बंगाल में अनेक बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग वहां पे मौजूद थे जो कि इस्लाम धर्म को नहीं मानते थे, मुस्लिम नहीं थे वो, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, अब ये फैसला हुआ कि इन प्रांतों का विभाजन भी किस आधार पर किया जाएगा, धार्मिक बहुसंख्यकता के आधार पर ही किया जाएगा। क्योंकि पूरा पंजाब नहीं चला गया था पाकिस्तान में, या पूरा बंगाल पाकिस्तान में नहीं चला गया था, बल्कि उनका भी विभाजन धार्मिक बहुसंख्यक के आधार पर किया गया। यानी कि जिन एरियाओं में, पंजाब के जिन एरिया में मुस्लिम संख्या ज़्यादा है वो पाकिस्तान होगा, और जिसमें हिंदू वगैरह ज़्यादा है वो इंडिया में ही रहेगा। इसी के साथ साथ जो बंगाल का आपका था, बंगाल में भी सेम तरीका अपनाया गया था, और इसमें भी बहुत ज़्यादा समस्या होने वाली थी, समस्या उत्पन्न होने वाली थी। इस वजह से जब विभाजन हुआ तो बहुत ज़्यादा मारकाट, खून खराबा देखने को मिलता है। चौथी समस्या अल्पसंख्यकों की समस्या थी भैया। चौथी समस्या किसकी थी, अल्पसंख्यकों की। क्योंकि विभाजन के बाद बहुत सारे एरियाओं में अल्पसंख्यक लोग बच गए थे। अब उनके साथ क्या होने वाला था, उनके साथ आपको पता है पाकिस्तान इलाके में लाखों की संख्या में हिंदू और सिख आबादी थी। पंजाब और बंगाल की बात करें तो यहाँ पे लाखों की संख्या में मुस्लिम आबादी थी। इसके अलावा दिल्ली के आसपास भी मुसलमानों की आबादी बहुत ज़्यादा थी। तो ये इन एरियाओं में क्या थे, अल्पसंख्यक पड़ गए थे। अब इनको कैसे बचाया जाए, क्योंकि भाई इनके ऊपर तो हमले होने वाले थे, इनको मारा जाने वाला था, इनको बचाया कैसे जाए, ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या भारत के सामने थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप विभाजन की प्रक्रिया में जो 4 समस्याएं थी मैंने उसको इसमें समझा दिया है। उम्मीद करता हूं आप चारों समस्या को समझ गए होंगे। अब बहुत ही आसान टॉपिक है और ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, विभाजन के क्या परिणाम रहे, है ना। तो देखो विभाजन का परिणाम जो है, एक तो भाई ये दुनिया का सबसे बड़ा स्थानांतरण के रूप में देखा जाता है। स्थानांतरण यानी कि विस्थापन। बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरे जगह पे अपना घर बार छोड़ के जाना पड़ा था, है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा स्थानांतरण या विस्थापन इसको हम कह सकते हैं। सांप्रदायिक दंगे हुए, यानी कि धर्म के नाम पे एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों को बहुत ही बेरहमी से मारा, ठीक है। जहाँ पे सिख और हिंदू ज़्यादा थे वहाँ पे मुसलमानों के ऊपर हमले हुए, जहाँ पे मुसलमान अधिक थे वहाँ पे सिख और हिंदुओं के ऊपर हमले हुए। तो सांप्रदायिक दंगे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महिलाओं के साथ अत्याचार देखने को मिलता है भाई, उनके साथ बलात्कार हुए, ठीक है। और उनको जबरन धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया। कई बार तो भाई जो खुद परिवार के लोगों ने अपने कुल के इज्जत को बचाने के लिए अपनी बहू बेटियों को मार डाला, ठीक है। बहुत से बच्चे अपने माँ बाप से बिछड़ गए, तो ये ठीक नहीं था भाई। अगला है वस्तुओं का बंटवारा किया गया। विभाजन के परिणाम के तहत जो हमारे देश के वित्तीय संसाधन थे उन सभी चीज़ों का बंटवारा किया गया, जैसे कि टेबल, कुर्सी, टाइपराइटर, है ना, पुलिस के जो वाद्य यंत्र है, रेलवे के जो कर्मचारी है, हर चीज़ का बंटवारा देखने को मिलता है। शरणार्थियों की समस्या देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों को अपना घर बार छोड़ के शरणार्थी के रूप में शिविरों में रहना पड़ता है, ठीक है। तो ये विभाजन के कुछ परिणाम थे जो कि मैंने बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आप इसको भी समझ गए होंगे। अगला टॉपिक आता है रजवाड़ों का विलय, ठीक है। देखिए रजवाड़े होते क्या थे, तो रजवाड़े उन एरियाओं को कहा जाता था जहाँ पे राजा का शासन था, ठीक है। जो ब्रिटिश इंडिया थी ना वो 2 हिस्से में थी। एक हिस्सा में ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत थे और दूसरे हिस्से में देसी रजवाड़े थे। मतलब वैसे तो पूरे इंडिया पे ब्रिटेन का कब्जा था, लेकिन जो राजा थे अपने एरिया में वो भी अपना शासन व्यवस्था को थोड़ा बहुत चला सकते थे, उनके पास भी कुछ पावर्स मौजूद थे, है ना। ब्रिटिश प्रभुत्व वाले भारतीय प्रांत पर अंग्रेजी सरकार का नियंत्रण था। इसके अलावा दूसरी तरफ छोटे बड़े आकार के कुछ राज्य जिन्हें रजवाड़ा कहा जाता था उस पर राजा का शासन हुआ करता था, ठीक है। यहाँ पे रजवाड़ों के शासन को राजा चलाते थे। अंग्रेजी प्रभुत्व के अंतर्गत आने वाले भारतीय साम्राज्य के 1/3 हिस्से में रजवाड़े शामिल थे, यानी कि यहाँ के राजा शासन को चलाते थे। अब समस्या क्या थी, देखिए आज़ादी के बाद रजवाड़ों की टोटल संख्या कितनी थी, 565 रजवाड़े थे। अब जब देश का विभाजन हुआ ब्रिटिश सरकार का नज़रिया क्या था,
उनका कहना ये था कि रजवाड़ों के पास ये अधिकार होगा कि वो चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकते हैं या फिर अपनी स्वतंत्र पहचान भी बना सकते हैं, अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बना सकते हैं, यानी कि वो भारत पाकिस्तान से अलग भी हो सकते हैं। तो असली समस्या यही उत्पन्न होता है ना। भारत में बहुत सारे रजवाड़े शामिल होने को तैयार नहीं थे, जैसे कि त्रिवणकोर के जो राजा है उनकी हम बात कर ले, उन्होंने आज़ादी की घोषणा कर दी। इसके अलावा और भी जगह है, जैसे कि हैदराबाद का निज़ाम है, वो भाई भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलने वाली थी। अब इसमें भारतीय सरकार का नजरिया क्या था उसको हम समझते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम समझने वाले हैं सरदार पटेल के बारे में। देखिए, रजवाड़े जो थे उनको भारतीय संघ में मिलाने में सरदार पटेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और उन्होंने मतलब सभी राजाओं को सहमत किया कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाए। तो ये अभी तो भाई आसान काम लगता है हमें देखने में, लेकिन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया थी ये। ठीक है, देसी रजवाड़ों की इन चर्चा में 3 बातें सामने थी, मतलब 3 बातें उभर के सामने आती है जब हम रजवाड़ों की बात करते हैं, उनको भारतीय संघ में शामिल करने की बात करते हैं। पहली बात तो ये थी कि भाई अधिकांश रजवाड़े के जो लोग थे वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। मतलब राजा की बात हटा दो तो लोग जो थे, आम नागरिक जो थे, वो भारतीय संघ में शामिल होना चाहते थे। दूसरी बात ये थी कि रजवाड़ों को लेके जो सरकार का नजरिया था, भारतीय सरकार का जो नजरिया था वो बहुत ही लचीला था, है ना। लचीला यानी कि वो बहुत सारे रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए उनको स्वायत्तता देने के लिए तैयार थी, उनको विशेष अधिकार देने के लिए भी तैयार थे, है ना। इसके अलावा तीसरी जो बात सामने उभर के सामने आती है कि भाई रजवाड़ों को भारतीय संघ में मिलाने बहुत ज़रूरी था, जो कि अखंड मतलब भारत की क्षेत्रीय अखंडता और एकता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझा जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सरदार वल्लभ भाई हम पटेल की बात करें तो उन्होंने क्या किया, सभी रजवाड़ों के जो राजा थे उनसे सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवाया, जिसको हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोलते हैं, है ना। ये एक सहमति पत्र था। इस पे हस्ताक्षर करने का मतलब ये था कि जो रजवाड़े के जो राजा है ना वो भारतीय संघ में शामिल होने के लिए तैयार है। तो इस पे हस्ताक्षर करवाने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरदार पटेल की। उन्होंने ज़्यादातर जो रजवाड़े के राजा थे उनसे इस पे हस्ताक्षर करवा लिया था 15 अगस्त 1947 से पहले। लेकिन कुछ जो रजवाड़े के जो राजा थे वो थोड़े, क्या बोलूँ अब, कमीने टाइप के थे, है ना, जो कि भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। उनकी अपनी अलग डिमांड थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम हैदराबाद की बात करेंगे। हैदराबाद को भारतीय संघ में विलय करने में जो समस्या आई थी उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए हैदराबाद की जो रियासत थी वो बहुत ही विशालकाय थी। यह रियासत जो थी वो चारों तरफ हिंदू इलाकों से घिरी हुई थी। पुराने हैदराबाद के कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक और बाकी आंध्र प्रदेश का जो एरिया था वो हैदराबाद कहलाता था। ठीक है, हैदराबाद के शासक को क्या कहा जाता था? निज़ाम। शासक को क्या कहते थे? निज़ाम, जो कि बहुत अमीर होता था भाई, बहुत पैसे वाले और पूरी दुनिया में दौलतमंद लोगों में शुमार था वो। निज़ाम चाहता था कि भाई हैदराबाद की रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा दिया जाए, यानी कि वो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहता था, वो अलग होना चाहता था, आज़ाद रियासत बनाना चाहता था। निज़ाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ यथास्थिति बहाल रखने का समझौता भी किया था, यानी कि जैसा हैदराबाद में जो स्थिति चल रही है ना वही चले दिया जाना चाहिए। इस पर उन्होंने भारतीय सरकार के साथ एक जो समझौता है वो उन्होंने कर लिया था। यह समझौता 1 साल के लिए था। इसी बीच भारत सरकार से हैदराबाद की निज़ाम की बातचीत होती रही, मतलब उनके बीच में चर्चाएं चलती रही, लेकिन ये जो समझौता हुआ था वो केवल 1 साल के लिए था। अब देखो, हैदराबाद के लोगों ने निज़ाम के शासक के खिलाफ आंदोलन कर दिया। तेलंगाना इलाके के जो किसान थे उन्होंने निज़ाम के दमनकारी शासन के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया। वो उनके दमनकारी नीतियों से बहुत ज़्यादा दुखी थे। महिला निज़ाम के शासन में सबसे ज़्यादा जुल्म का शिकार हो रही थी, तो महिलाओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग लिया। ठीक है, कम्युनिस्ट और हैदराबाद की जो कांग्रेस है इस आंदोलन की सबसे आगे, मतलब इस आंदोलन में सबसे आगे थी। इसके अलावा आंदोलन को देखते हुए निज़ाम ने लोगों के खिलाफ अर्धसैनिक बल का प्रयोग किया। मतलब आंदोलन को रोकने के लिए निज़ाम ने क्या किया, अपने अर्धसैनिक बल जो है, जो लाठी डंडे लेके लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब इन अर्धसैनिकों को क्या कहा जाता था? रजाकार कहा जाता था। ये रजाकार जो होते थे वो बहुत ही ज़्यादा अत्याचारी होते थे। उन्होंने गैर मुस्लिम लोगों को निशाना बनाया और महिलाओं को निशाना बनाया। ठीक है, रजाकारों ने क्या किया? लूटपाट मचाई, हत्याएं किया, बहुत सारी महिलाओं का बलात्कार भी किया उन्होंने। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ, 1948 के सितंबर में भारतीय सेना ने
निजाम की सेना पर काबू पाने के लिए हैदराबाद पहुंच गई। अब भारतीय सेना और निजाम की जो सेना है उसके बीच में युद्ध भी चला, ठीक है, लड़ाई शुरू हो गई। और उसके बाद जो निजाम की सेना है यानी कि निजाम ने क्या किया, आत्मसमर्पण किया और उसके बाद हैदराबाद को भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो ये पूरी घटना है, इसको आप एक बार और पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब हम मणिपुर की बात कर लेते हैं। मणिपुर को भारतीय संघ में कैसे शामिल किया गया। देखिए, आज़ादी के कुछ दिन पहले मणिपुर के महाराजा बौद्ध चंद सिंह ने, जो वहाँ के महाराजा थे, क्या नाम था, बौद्ध चंद सिंह ने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया था, ठीक है। आज़ादी के कुछ दिन पहले उन्होंने क्या कर दिया था, सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया था। इसके बदले उन्हें यह आश्वासन दिया गया था कि मणिपुर की आंतरिक स्वायत्तता सत्ता बरकरार रहेगी, मतलब कि मणिपुर में उनकी जो सत्ता है वो बरकरार रहेगी, ठीक है। जनता के दबाव में महाराज ने 1948 के जून में चुनाव करवाया और इस चुनाव के फलस्वरूप मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हो गया कि भाई संविधान में ये एक तरीके से कह दिया गया कि यहाँ पे राजतंत्र कायम रहेगा। मणिपुर भारत का वह भाग है जहाँ सबसे पहले सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुए थे, ठीक है। मणिपुर की कांग्रेस चाहती थी कि इस रियासत को भारत में मिला दिया जाए, जबकि दूसरी राजनीतिक पार्टियां इसके खिलाफ थी। मतलब मणिपुर की जो कांग्रेस थी वो चाहती थी कि इसको भारतीय संघ में मिलाया जाए। भारत ने मणिपुर की निर्वाचित विधानसभा से पूछे बिना महाराजा पर दबाव डाला कि वो भारत में शामिल हो जाए, ठीक है। मतलब भारतीय सरकार ने दबाव डाला किसके ऊपर, महाराजा के ऊपर, कि वो भारतीय संघ में शामिल हो जाए, ठीक है। तो एक कहीं ना कहीं मतलब दबाव डाल के मणिपुर के राजा से सहमति पत्र पर हस्ताक्षर तो वैसे पहले करवा लिया था, दबाव डाल के इसको भारतीय संघ में शामिल किया गया। बस इतना ही है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं राज्यों का गठन भारत में किस तरीके से किया गया। जैसे कि अभी की हम बात करें, है ना, तो अभी आपको लगभग 28 राज्य है हमारे देश में। तो राज्यों का गठन किस तरीके से किया गया उस समय आज़ादी के बाद, उसकी बात हम इस चैप्टर में इस टॉपिक में मतलब करने जा रहे हैं। तो देखिए, भारत में जो राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पे किया गया, ठीक है। और कांग्रेस पार्टी ने मतलब ये वादा भी किया था कि जो राज्यों का गठन होगा वो भाषा के आधार पे किया जाएगा। और 1920 में क्या होता है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन होता है, वहाँ पे इस सिद्धांत को मान भी लिया जाता है, ठीक है, कि राज्यों का जो गठन होगा वो भाषा के आधार पे किया जाएगा। अब देखो, सबसे पहले जो भाषा के आधार पे राज्य की जो डिमांड की जाती है वो आप देखेंगे मद्रास प्रांत में जो तेलुगु भाषी क्षेत्र है वो चाहते हैं कि एक अलग राज्य बनाया जाए, ठीक है। आंध्र प्रदेश नामक एक अलग राज्य बनाया जाए, मद्रास से उसको अलग कर दिया जाए। और इसको लेके काफ़ी ज़्यादा आंदोलन भी हमें देखने को मिल जाता है। अब इसी बीच क्या होता है कि यहाँ के जो एक बहुत ही दिग्गज नेता होते हैं, ठीक है, गांधीवादी नेता होते हैं जिनका नाम होता है पोट्टी श्रीरामुलु, वो भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं। किसके लिए, आंध्र प्रदेश नामक नए राज्य के लिए। और 56 दिनों बाद उनकी मृत्यु भी हो जाती है। अब इस वजह से क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है। लोग बड़ी संख्या पे सड़कों पर उतर जाते हैं, निकल जाते हैं। पुलिस फायरिंग में अनेक लोग घायल हो जाते हैं, बहुत सारे लोग मारे भी जाते हैं। और मद्रास के जो बहुत सारे जो विधायक थे उन्होंने विरोध जताते हुए अपने सीटों से इस्तीफा दे दिया। और इस वजह से 1952 के दिसंबर में प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नामक अलग राज्य बनाने की घोषणा कर दी। और आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था, ठीक है। तो इस टॉपिक में यही इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रखिए। अब जैसे कि पहला राज्य आंध्र प्रदेश जो था वो भाषा के आधार पर गठित किया जाता है, तो उसके बाद जो केंद्र सरकार है उसने क्या किया, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कर दिया। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का कामकाज क्या था कि राज्यों का सीमांकन तय करना, वहाँ पे बोली जाने वाली भाषा के आधार पर वो क्या करने वाला था, मतलब ये आयोग राज्यों का गठन करने वाला था, ठीक है। तो अपने रिपोर्ट में उसने स्वीकार भी किया कि राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहाँ पर बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए, ठीक है। 1956 में क्या होता है, इस आयोग ने 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पे, मतलब इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पे 1956 में क्या होता है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है उसको पास किया जाता है, ठीक है।
और इस अधिनियम के अंतर्गत लगभग 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ठीक है, इसको आप इस डाटा को याद रखिए, एमसीक्यू में इसको पूछा जा सकता है। अब देखिए किस तरीके से नए नए राज्य बने थे, कौन से एरिया को काट के, कौन से एरिया को मतलब सीमा को चेंज करके नए नए राज्य गठित किए गए थे, उसकी हम बात कर लेते हैं। जैसे कि बम्बई प्रांत की हम बात करें तो इससे 2 राज्य बनाए गए 1960 में, मद्रास और गुजरात। ठीक है, किससे? बम्बई प्रांत से अलग होके बनाए गए थे। गुजराती और मराठी भाषा बोलने वाले जो अलग अलग लोग थे उनके लिए 2 राज्य बनाए गए। इसी के साथ पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब में जो हिंदी और पंजाबी भाषी जो लोग थे उनके लिए भी 2 अलग राज्य बनाए गए थे। और ये कब बनाए गए थे? 1966 में पंजाबी लोगों के लिए पंजाब, और जो हिंदी बोलने वाले जो लोग हैं उनके लिए हरियाणा और हिमाचल प्रदेश नामक नए राज्यों का गठन किया गया था। इसी के साथ अगर हम असम की बात करें तो असम से अलग करके मेघालय नामक राज्य की स्थापना की गई। कब? 1972 में। ठीक है, इसी साल 1972 में मणिपुर और त्रिपुरा को भी अलग राज्य की दर्जा दी गई। ठीक है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन कब हुआ? तो 1987 में। ठीक है, नागालैंड की अगर हम बात करें तो 1963 में ये राज्य बन गया था। तो ये आप डेट याद रख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और राज्य जो कि काफ़ी ज़्यादा बाद में गठित हुए, जैसे कि छत्तीसगढ़ है आपका। ठीक है, इधर आप उत्तराखंड की बात करेंगे, झारखंड की बात करें तो ये 2000 के आसपास ये राज्य बने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। जितने भी टॉपिक्स आपके इस चैप्टर में बता रखे थे मैंने समझा दिया है। किसी भी टॉपिक में दिक्कत है आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक ज़रूर करें, ताकि यूट्यूब को पता लग जाए कि हाँ भाई इस चैनल पे एक बेहतरीन कंटेंट स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और यूट्यूब अपने आप स्टूडेंट्स तक वीडियो को पहुंचाना शुरू कर दें। ठीक है, तो मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।